केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूर किए 6 महत्वपूर्ण प्रस्ताव। सेंथिया पाकुड़ चौथी रेल लाइन को मंजूरी। जल जीवन मिशन 2.0 पर मुहर। विधानसभा से श्रम कौशल प्रशिक्षण और उद्योग विभाग की अनुदान मांगे पारित। सरकार का रोजगार और कौशल प्रशिक्षण पर जोर, विपक्ष ने बताया फेल। पलामू में नीति आयोग के अंतर्गत संपूर्णता अभियान 2.0 की औपचारिक शुरुआत। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और बुनियादी सेवाओं पर फोकस। और राज्य में 12 मार्च तक कई इलाकों में हल्की बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना। विमान सेवा पर भी असर। आने वाले दिनों में तापमान में वृद्धि के आसार। नमस्कार, खबरी झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि सेंथिया पाकुड़ चौथी रेल लाइन निर्माण को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा जल जीवन मिशन 2.0 पर भी मुहर लगी है। श्री वैष्णव ने बताया कि जल जीवन मिशन 1.0 के माध्यम से देश भर के 13 करोड़ परिवारों तक नल से जल पहुंचाया गया। से बख्तियारपुर से किऊल, भागलपुर और इधर कहलगांव से फिर बरहरवा, फिर पाकुड़ से सैंथिया। ऑलरेडी 3 लाइन्स है यहाँ पे और ये 4th लाइन बनेगी। इसके बनने से जो नॉर्थ से कोलकाता रीजन की कनेक्टिविटी है, दिल्ली से कोलकाता रीजन की कनेक्टिविटी 2 तरीके से। एक हुआ ये जो रूट अभी आपने देखा पाकुड़ से सैंथिया वाला, दूसरा जो ग्रैंड कॉर्ड वाला रूट है पटना से बांडेल होके अंडाल, दुर्गापुर, ये रूट है जो। तो अब ये दोनों ही रूट इसमें इतने सक्षम हो जाएंगे कि सिग्निफिकेंटली ज़्यादा गाड़ियाँ चला सके। आने वाले समय में बहुत डिमांड रेलवे की जिस तरह से बढ़ रही है, उस हिसाब से कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ेगी। और बहुत यहाँ पे कोल थर्मल पावर प्लांट्स हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, ECL है, इन सब के लिए भी ये प्रोजेक्ट बहुत बेनिफिशियल रहेगा। 81 किलोमीटर्स का प्रोजेक्ट है, वेस्ट बंगाल और झारखंड को जोड़ता है। पाकुड़ बहुत बड़ा एक स्टोन क्वेरी का, स्टोन क्रशिंग का भी एक सेंटर है जो कि पूरे ईस्टर्न सेक्टर में, ईस्टर्न इंडिया में इसकी यहाँ से सप्लाई होती है। एक मेगा ब्रिज है, 41 मेजर ब्रिजेस है और 83 माइनर ब्रिजेस है। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर आज से चर्चा शुरू हुई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस और विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सदन के रूल ऑफ कंडक्ट स्पीकर के अनुसार चलते हैं। श्री रिजिजू ने विपक्ष को आईना भी दिखाया। इस रेजुलेशन पे जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो प्रिसाइड करने के लिए ओम बिरला जी कुर्सी में नहीं बैठे हैं। मुझे मालूम है कई सदस्य ऐसे हैं, चाहे कांग्रेस के भी हो, चाहे बीच में बैठने वाला हो, कहीं ना कहीं मन से दुखी है। और मैं तो छोटे राजनीति नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कम से कम 50 से ज्यादा सांसद विपक्षी दल के लोग मुझसे मिले हैं और कहा है कि हम ओम बिरला जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में हम सहमत नहीं है, लेकिन हम राजनीति से मजबूर हैं। कांग्रेस ने जो जिद पकड़ा है हम लोग मजबूरी से कर रहे हैं। मैं किसी का नाम लेकर के मैं यहाँ किसी के राजनीति में कोई छवि को खराब करने के लिए मैं बिल्कुल प्रयास नहीं करूंगा, लेकिन जो सच्चे हैं मैं गवाह हूं और आप लोग भी एक दूसरे को बातचीत करके आपको भी पता लग जाएगा कि ये अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला जी का खिलाफ में ला करके आप लोगों ने कितना गलत काम किया है।
इधर विधानसभा से आज श्रम नियोजन प्रशिक्षण और उद्योग विभाग की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित हो गई। इससे पहले पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने अनुदान मांग तथा कटौती प्रस्ताव पर अपने विचार रखे। विधायक जयराम कुमार महतो ने श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार को यूनिक वर्कर आईडी प्रणाली लागू करने का सुझाव दिया। विधायक आलोक चौरसिया ने रोजगार के मोर्चे पर सरकार को फेल बताया। वहीं अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए विधायक दशरथ गागराई ने कहा कि सरकार रोजगार सृजन और कौशल विकास के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। चर्चा के अंत में विभागीय मंत्री संजय प्रसाद यादव ने जवाब दिया। एक निर्माण श्रमिक या रेहड़ी पटरी वाला व्यक्ति जब सुबह घर से निकलता है तो उसे यह नहीं पता होता है कि आज काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, और यदि काम मिल भी जाए तो दुर्घटना की स्थिति में उसके पास ना तो बीमा है, न इलाज के लिए ESI की सुविधा है और ना ही बुढ़ापे के लिए PF का सहारा है। अतः मैं सरकार को स्पष्ट सुझाव देना चाहूँगा कि इन श्रमिकों को व्यवस्था के दायरे में लाने के लिए एक यूनिक वर्कर आईडी प्रणाली लागू की जाए। यह केवल एक कार्ड नहीं बल्कि उनके अधिकारों का सम्मान होगा। पूरे राज्य में जिस तरीके से युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, युवाओं का रोजगार के लिए दौड़ रहे हैं, इसी से हमें लगता है कि जो बजट सरकार लाने के काम किया 1168 करोड़ 73 लाख जो भारी भरकम बजट है, और इस बजट में युवाओं को जो लाभ देने की बात कही गई है, हमें लगता है कि उसमें राज्य की कोई भी युवाओं का किसी भी तरीके से कोई लाभ की बात पिछले एक साल से हमें लगता है कि नजर नहीं आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत 65,360 अर्थीयों को रोजगार के अवसर प्रदान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के लाभार्थियों को वशिष्ठ एवं अतिथि वशिष्ठ चिकित्सा के निर्मित कुल रुपये 46,33,835 चिकित्सा अग्रिम के रूप में सूचीबद्ध चिकित्सा संस्थानों को प्रदान की गई है। हृदय रोग इत्यादि जटिल रोग का इलाज संभव हो सका है। भाजपा के विधायकों ने विधानसभा परिसर में आज जोरदार प्रदर्शन किया और राज्य में अफसरशाही का आरोप लगाया। नीरा यादव समेत अन्य विधायकों ने आरोप लगाया कि राज्य में प्रशासन निरंकुश हो चुका है और नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है। जो रजरप्पा मंदिर वहाँ पर श्रद्धालु पूजा करने जाते हैं, अपने बूढ़ी माता पिता को लेके दर्शन कराने जाते हैं। अरे भाई, बूढ़ी माता पिता हैं तो वो निकासी द्वार से चले ही गए तो इतनी क्या परेशानी आ गई? चार पुलिस वालों ने उनको मारपीट करने का काम किया। क्या आप आज वृद्ध माता पिता जिसका सम्मान होना चाहिए, आज उसका भी अपमान करने लगी है ये सरकार? आज इतना मदहोश हो गई है ये सरकार। इधर सत्ता पक्ष ने भाजपा के आरोपों को निराधार बताते हुए पलटवार किया है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि रजरप्पा की घटना पर सरकार ने आरोपियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की है। सरकार आम लोगों के हितों की रक्षा के लिए संकल्पित है। की घटना पर आप लोगों ने देखा कि उस पर कार्रवाई की गई है और किसी भी परिस्थिति में बेलगाम अफसरशाही हो, पुलिस हो, यह राज्य, इस राज्य के मुख्यमंत्री बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। जहां आम जनों के हितों की बात होगी, सरकार सख्त से सख्त निर्णय भी लेगी। पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव तैयारियों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश और सुझाव दिए हैं। कोलकाता में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने की प्रतिबद्धता दोहराई। पश्चिम बंगाल के सभी मतदाताओं से चुनाव आयोग यह आह्वान करता है कि आगामी चुनाव
हिंसा रहित और दबाव रहित वातावरण में होंगे और जो ये डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है उसमें पश्चिम बंगाल के सभी मतदाता अपना मतदान करने अवश्य आएंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार पर लगातार जोर दे रहे हैं। उन्होंने इस दिशा में पहल करते हुए राज्य के 3 विश्वविद्यालयों में नए कुलपतियों की नियुक्ति की है। राजीव मनोहर को रांची स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है, जबकि जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के कुलपति का दायित्व डॉक्टर ईला कुमार को सौंपा गया है और अभय कुमार सिंह झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारी एसीपी और एमएसीपी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों के आंदोलन की वजह से विश्वविद्यालय में पठन पाठन समेत विभिन्न कार्य बाधित हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रबंधन पर मांगों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है। एमएससीपी का भुगतान जो कि राज्य के अन्य सभी विश्वविद्यालय में निर्बाध रूप से जारी है। एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय ही है जो सर्वोच्च बॉडी सीनेट से अप्रूव होने के बावजूद बिना नोटिफिकेशन बंद कर दिया गया है। इसकी कोई चिट्ठी नहीं है बंद करने की और ये एक तरह का है कि गुंडागर्दी करते हुए हम कर्मचारियों को कुचलने के नियत से इसका बंद कर दिया गया भुगतान। दोहरी नीति नहीं चलेगी का मतलब ये होता है कि हम लोग की जो मांग है, जो हम लोग अपने तरफ से मांग रखे हैं वो पूरे करने के लिए, अगर वो हमारे मांग को पूरे करते हैं तो फिर हम क्यों करते हैं दोहरी नीति रखें। बहुत मजबूर होकर, बिल्कुल बाध्य होकर हमने संवैधानिक तरीके से ये आंदोलन किया है और संविधान द्वारा हम लोग को प्रदत्त जो अधिकार है उसके तहत हमने बिल्कुल तरीके से ये आंदोलन किया है और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। उधर उप राजधानी दुमका में मजदूर संघ के अध्यक्ष पर हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बस मालिकों, चालकों और कर्मियों का आंदोलन तेज हो गया है। यह मामला आज विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उठाया था। मांग पर जोर डालने के लिए कर्मी बस स्टैंड गेट पर धरना दे रहे हैं। कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की वजह से बसों का परिचालन प्रभावित हुआ है। इससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। बंद के समर्थन में बस स्टैंड परिसर की सभी दुकानें भी बंद रही। पहला बार हमला में काफ़ी जांच में निष्ठा बरता गया। दूसरा बार में आज मान लीजिए 16-17 दिन होने चला, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बात होकर के यह जनता का प्यार कहिए। देखिए दुकानदार का अध्यक्ष हम भी हैं, लेकिन हम तो बीमार और स्वस्थ हैं, लेकिन सारा दुकान आप देख लीजिए, बिरयानी फलना ढकना, तो बस स्टैंड का एक बार फोटो से देख लीजिए, एक भी दुकान खुला नहीं है। बाध्य होकर मजबूरन हम लोग को हड़ताल करना पड़ा। यहाँ जितने बस स्टैंड में कर्मी हैं ये लोग सभी में असुरक्षा की भावनाएं व्याप्त हो गई हैं। सभी स्टाफ कह रहे हैं कि हम लोग काम नहीं करेंगे हैं। तो हम लोग का मांग यही है कि अपराधी को न्याय के कटघरे में लाया जाए। साहिबगंज में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जिले के शोभनू पर डेरा इलाके में दोपहिया वाहन के पेड़ से टकराने से 2 युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों एक समारोह में जा रहे थे। इसी क्रम में तेज रफ्तार दोपहिया वाहन पेड़ से जा टकराया। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। दुमका बस स्टैंड परिसर से पुलिस ने एक युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि युवक की गतिविधि पर लोगों को संदेह हुआ, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने युवक की तलाशी ली। इस दौरान उसके पास से एक देशी कट्टा बरामद किया गया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साउथ ब्लॉक में बैठक की। इस दौरान उन्होंने रक्षा बल विजन 2047 जारी किया। मौके पर नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ AP सिंह भी मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रक्षा बल विजन 2047 को जारी किया। ये दस्तावेज भारतीय सेना के भविष्य को लेकर एक व्यापक योजना है जिसे एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय ने तैयार किया है। इसका उद्देश्य भारतीय सेना को 2047 तक एक आधुनिक तकनीकी रूप से उन्नत और एकीकृत बल में परिवर्तित करना है ताकि भारत के विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इस विजन में भारतीय रक्षा बलों के लिए आवश्यक सुधार, क्षमता वृद्धि और संगठनात्मक बदलावों का खाका तैयार किया गया है। इसमें वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए रणनीतियां बनाई गई हैं। इस दस्तावेज का मुख्य उद्देश्य सभी सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय और तालमेल स्थापित करना है ताकि योजना संचालन और क्षमता विकास में सुधार हो सके। इसके अलावा भविष्य की युद्ध चुनौतियों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी और नवाचारों का महत्व भी बताया गया है। एक प्रमुख पहल ये भी है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाए जिससे स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास और उपयोग संभव हो सके। इस दृष्टिकोण से घरेलू रक्षा विनिर्माण और तकनीकी क्षमताओं को मजबूती मिलेगी जो देश की सुरक्षा और विकास में अहम योगदान देगा। रेल कनेक्टिविटी विस्तार पर केंद्र सरकार का खास फोकस है। केंद्र सरकार की पहल पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए झारखंड को एक और ट्रेन की सौगात मिली है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया कि पूर्णिया आनंद विहार एक्सप्रेस का ठहराव अब रांची और मुरी में भी होगा। 14 मार्च से इसकी शुरुआत होगी। श्री सेठ ने कहा कि केंद्र सरकार की इस पहल से लखनऊ और अयोध्या के लिए रांची से सीधी यात्रा अब और सुगम हो जाएगी। केंद्र सरकार के प्रयासों से आकांक्षी जिलों में विकास और जन कल्याण को नया आयाम मिला है। नीति आयोग के अंतर्गत संपूर्णता अभियान इस दिशा में मील का पत्थर साबित हुई है। पलामू में संपूर्णता अभियान 2.0 की औपचारिक शुरुआत हुई है। इस अभियान के क्रम में स्वास्थ्य, पोषण और बुनियादी सेवाओं को सुदृढ़ बनाने पर खास जोर दिया जाएगा। अभियान की शुरुआत के दौरान जिले की उपायुक्त समीरा एस ने विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। प्रयास करना है कि जो भी 5 इंडिकेटर्स में उसमें 100% सैचुरेशन करने के ओर में हम लोग काम करें और इसका डेट 14 अप्रैल तक है। तो 14 अप्रैल तक जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारा फ्रंटलाइन वर्कर्स आज यहाँ पे मौजूद है, उसको और बेहतर तरीके से और डेटा ड्रिवन, टारगेट ड्रिवन काम करने के लिए हम लोग आज बुलाया गया है और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग 5 इंडिकेटर्स में 100% अचीव करें। राज्य में आज से लेकर 12 मार्च तक कई इलाकों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के चलने और वज्रपात की भी आशंका है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। 13 और 14 मार्च को मौसम शुष्क बना रह सकता है, लेकिन उसके बाद 15 और 16 मार्च को भी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। 2 दिनों के बाद तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान सरायकेला खरसावां में अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। मौसम में बदलाव की वजह से विमान सेवा पर भी असर पड़ा है। रांची के मोरहाबादी मैदान में झारक्राफ्ट की ओर से आयोजित हैंडलूम एवं सरस मेला राजधानी वासियों को आकर्षित कर रहा है। 20 मार्च तक चलने वाले इस मेला का कल औपचारिक उद्घाटन हुआ। रांची के मोरहाबादी मैदान में राजकीय हस्तकरघा एवं सरस मेले का विधिवत उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह और उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि मेले में करीब 650 स्टॉल्स लगाए गए हैं। इनमें करीब 110 स्टॉल्स महिलाओं ने लगाए हैं। मुझे जानकारी मिली कि करीब 650 स्टॉल्स यहाँ पे लगाए गए हैं। देश के कोने कोने से तो बुनकर उद्यमी यहाँ आए ही हैं, लेकिन JSLPS से जुड़ी हुई जो समूह की बहनें हैं,
जिन्होंने झारखंड में अपनी पहचान बनाई है। देश के भी कई होने वाले मशहूर मेलों में इस प्रकार के आयोजनों में सम्मिलित होती हैं और हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें इंटरनेशनल मार्केट भी मिले। कार्यक्रम के दौरान बेहतर कार्य करने वाले बुनकर और महिला समूहों को सम्मानित किया गया। मौके पर उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि महिलाओं के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और उद्यमी महिलाओं को आसानी से ऋण उपलब्ध हो सके, इसके लिए सरकार विभिन्न स्तरों पर निरंतर प्रयास कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है हम ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत कैसे करें। तो एक ये माध्यम और इस माध्यम से हम जो हमारा कमजोर लोग है जिसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, रोजगार नहीं दे पा रहा है, तो हमारे माननीय मंत्री जी और हमारे जो डायरेक्टर हैं सारे लोगों ने और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सोच था कि हम गांव तक रोजगार कैसे पहुंचाएं और इसका लाभ कैसे मिले। वहीं झारक्राफ्ट की प्रबंध निदेशक गरिमा सिंह ने बताया कि मेले का मुख्य उद्देश्य हस्तकरघा उद्योग, बुनकरों, आर्टिजन्स और महिला उद्यमियों को बाजार उपलब्ध कराना है। बहुत बड़ा स्थान मिल रहा है क्योंकि मेजॉरिटी हमारे झारखंड से ही सारे स्टॉल्स हैं। जो हमारी झारखंड की पारंपरिक जो संस्कृति है, आर्ट फॉर्म्स हैं, उसको बहुत ही जोशो से यहाँ पर डिस्प्ले किया जा रहा है और लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और लोग ख़रीदारी भी कर रहे हैं। एंड नॉट जस्ट दैट बट देश भर से भी लोग, कारीगर लोग आए हैं अपना सामान दिखाने के लिए। मौके पर उद्योग विभाग के निदेशक विशाल सागर, JSLPS के CEO अनन्य मित्तल समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। रांची से सहयोगी विकास के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। T20 विश्व कप विजेता भारतीय टीम के सदस्य रहे धुआंधार बल्लेबाज ईशान किशन के पटना पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने प्रशंसकों को आने वाले समय में भी बेहतर प्रदर्शन का भरोसा दिलाया। के लिए बहुत अच्छी बात है और हम लोग उम्मीद करेंगे कि आगे ऐसे ही क्रिकेट खेलते रहे और जीतते रहे। आइए देखते हैं विधानसभा समीक्षा। झारखंड विधानसभा से आज श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग का 11 अरब 68 करोड़ 73 लाख रुपए की अनुदान मांग ध्वनिमत से पारित हुआ। इससे पहले आज प्रश्नकाल के दौरान कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर विपक्षी भाजपा विधायकों ने सदन में प्रदर्शन किया, जिससे माहौल गर्मा गया। हंगामे के बीच आजसू पार्टी विधायक तिवारी महतो को मार्शल आउट भी करना पड़ा। बाद में स्पीकर ने उन्हें सदन में आने की अनुमति दी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि झारखंड में चुनी हुई सरकार नहीं बल्कि बाबुओं की सरकार चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और प्रशासनिक पदाधिकारी कोई काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने प्रश्नकाल स्थगित कर इस मुद्दे पर सदन में विस्तृत बहस कराने की मांग की। सरकार की ओर से मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष प्रश्नकाल नहीं चलने देने की बात कर रहे हैं, जबकि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में उन्होंने इस विषय को नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि विपक्ष गंभीर चर्चा नहीं चाहता बल्कि सिर्फ अखबारों की सुर्खियां बनाना चाहता है। मंत्री ने कहा कि यदि कहीं भ्रष्टाचार या प्रशासनिक लापरवाही है तो विपक्ष स्पष्ट रूप से बताए, सरकार कार्रवाई करने को तैयार है। मामला शांत होने पर माले विधायक अरूप चटर्जी ने प्रश्नकाल के दौरान राज्य में संचालित प्राथमिक अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राओं को ड्रेस, स्कूल किट, पाठ्य पुस्तक, कॉपी तथा मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं मिलने का मामला उठाया। प्रभारी मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि अल्पसंख्यक विद्यालयों को सरकारी स्कूल का दर्जा प्राप्त नहीं है, इसलिए उन विद्यालयों को यह सुविधा नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा कि मामला सदन में आया है तो भविष्य में सरकार इस पर उचित निर्णय लेगी। भोजनावकाश के बाद सदन में श्रम नियोजन विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा हुई। विभाग की अनुदान मांग पर विधायक जयराम कुमार महतो ने कटौती प्रस्ताव लाते हुए कहा कि राज्य में नियोजन नीति नहीं होने के कारण युवाओं के साथ
धोखा हो रहा है। झामुमो विधायक दशरथ गागराई ने कहा कि राज्य सरकार मजदूरों के हित में लगातार काम कर रही है। वहीं भाजपा विधायक आलोक चौरसिया ने कहा कि सरकार ने चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, लेकिन एक घोषणा पर भी काम नहीं हुआ। चर्चा में विधायक प्रदीप यादव, अरूप चटर्जी, सुरेश पासवान, जनार्दन पासवान और सरयू राय ने भी हिस्सा लिया। अनुदान मांग पर चर्चा का जवाब देते हुए श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार लगातार युवाओं के हित में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उद्योग के क्षेत्र में भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मंत्री के जवाब में बाद में सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभाग की अनुदान मांग ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूर किए 6 महत्वपूर्ण प्रस्ताव। सेंथिया पाकुड़ चौथी रेल लाइन को मंजूरी। जल जीवन मिशन 2.0 पर मोहर। विधानसभा से श्रम कौशल प्रशिक्षण उद्योग विभाग की अनुदान मांगे पारित। सरकार का रोजगार और कौशल प्रशिक्षण पर जोर, विपक्ष ने बताया फेल। पलामू में नीति आयोग के अंतर्गत संपूर्णता अभियान 2.0 की औपचारिक शुरुआत। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और बुनियादी सेवाओं पर फोकस। और राज्य में 12 मार्च तक कई इलाकों में हल्की बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना। विमान सेवा पर भी असर। आने वाले दिनों में तापमान में वृद्धि के आसार।